क्रॉम्पटन कंज्यूमर, जिसमें अभी भी तेजी कायम है। देखिए 1% ऊपर जुलाई फ्यूचर्स में वो ट्रेड इस समय कर रहा है कारोबार। चलिए गुरमीत चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं कंप्लीट सर्कल कैपिटल के। गुरमीत, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो ये आज जो हुआ है, सोने में गिरावट, कच्चा तेल लकीली फॉर अस $100 के नीचे, लेकिन सोने में इतनी गिरावट देखकर तुम्हें जो समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मार्केट में। और ऑफ कोर्स अमेरिकी बाजारों में भी हमने देखा इन्फ्लेशन का आंकड़ा, कल मार्केट्स रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आज डाउ फ्यूचर्स 300 पॉइंट करेक्ट हो चुका है। बट ये अक्रॉस द बोर्ड जो कमोडिटीज में सेल ऑफ आ रहा है, इसको कैसे पढ़े? इक्विटी में पैसा तो आ नहीं रहा है, तो जा कहां रहा है? और बिटकॉइन भी नहीं चल रहा आजकल तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। बहुत सारी ट्रेडिशनल थ्योरीज चैलेंज हो रही है। हम टिपिकली समझते थे गोल्ड अच्छा करता है, क्राइसिस में हेज होता है, देखा भी हमने कोविड पीरियड में। पर क्या होता है जब आप पैसा प्रिंट करते हैं और तो खाली रेट हाइक नहीं हो रहा है, बाजार में लिक्विडिटी भी विड्रॉ हो रहा है, तो उस वजह से जो होता है थोड़ा सा कोलैटरल डैमेज होता है। दूसरा, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं और बाजार को डर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बहुत एग्रेसिवली बढ़ेंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है होल्ड करने की गोल्ड को या किसी प्रेशियस मेटल को बुलिट की, वो बढ़ जाती है क्योंकि आपको कोई यील्ड नहीं मिल रहा है उसमें। फिर अभी आप वीरेंद्र जी डॉलर इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो काफी सारे फैक्टर हैं। मुझे लगता है इसको ज्यादा एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। ये हमने देखा पिछले पूरा साल कमोडिटी सुपर साइकिल एक साल में पूरी हो गई। यूजुअली 8-10 साल चलती थी पहले। तो कुछ भी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा न्यूट्रल रहना चाहिए। वेट एंड वॉच मोड बेटर है निवेशकों के लिए। और थोड़ा सा इन्फ्लेशन को मुझे लगता है हमें मॉनिटर करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो गिरावट आई है कमोडिटी में, ऑयल में, पाम ऑयल में, शुगर में, एग्री स्पेस में, ये कुछ लैग के बाद रिफ्लेक्ट करेगी इन्फ्लेशन के नंबर में, और तब बाजार इसको प्राइसिंग करना लगेगा। तब तक थोड़ा न्यूट्रल रहिए। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, कई बार कुछ नहीं करना बहुत अच्छा डिसीजन होता है। भी आपने ये कहा था कि इट्स बेस्ट टू इवन सिट ऑन द साइडलाइंस एट टाइम्स। अच्छा, ये जो अमेरिका में कल डेटा निकल कर आया 9% का इन्फ्लेशन का आंकड़ा, और उसके बाद फिर चर्चा हो रही थी कि 75 बेसिस पॉइंट नहीं, शायद 1% की रेट हाइक होगी। उसके बाद आप देखिए कनाडा की तरफ से एक सरप्राइज रेट हाइक आता हुआ, सिंगापुर ने स्टांस लिया, कोरिया, फिलीपींस, सब ने इनफैक्ट वो रेट हाइक लेने का फैसला किया है। और कुछ देश तो ये कह रहे हैं इन्फ्लेशन एक साइड है, लेकिन वी वांट टू बी इन लाइन, इन टैंडम विद व्हाट अदर लार्जर बैंक्स आर डूइंग। ये बताइए, तो क्या फिर प्रेशर आरबीआई पर भी बढ़ जाएगा? जो हम टोकन 20-25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक कर रहे थे, क्या यहां पर भी हमको इन टैंडम रहने के लिए एक बड़ा रेट हाइक लेने की जरूरत पड़ सकती है? वो डर है क्या मार्केट में? थोड़ा सा सिचुएशन डायनेमिक है। लेकिन अगर आपने शक्तिकांता दास जी को सुना हो, जब अभी आरबीआई ने भी रोड शो किया और एक वो पीछे अभी एक इवेंट पे भी बोले, उन्होंने बोला सेकंड हाफ में इन्फ्लेशन 6%, और आरबीआई का जो असेसमेंट है वो FY24 का इन्फ्लेशन का काफी कम है, 4% का है। तो मुझे लगता है कि हमें करेंसी को वॉच करना है थोड़ा सा, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है महीने का $20 बिलियन का। तो थोड़ा सा सिचुएशन डायनेमिक है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत थोड़ी सी बेहतर स्थिति में है। हमने इतने एक्सेसेस भी नहीं किए कोविड में कि डेट लेवल्स बढ़ाया हो या करेंसी प्रिंट की हो। हमने बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है, और जिन कंट्रीज ने थोड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया है वहां पे ये जो महंगाई है, और हमारा थोड़ा इन्फ्लेशन बास्केट बाकी मुल्कों से थोड़ा सा अलग है। हमने क्रूड प्राइसेस को कंट्रोल में रखा है। वो किस तरीके से गवर्नमेंट कर रही है वो आगे में देखना पड़ेगा। फूड काफी हद तक कुछ पार्ट ऑफ द कंट्री में सब्सिडाइज देते रहे कोविड पीरियड में, तो हमारा थोड़ा इन्फ्लेशन बास्केट भी बाकी कंट्री से अलग है। मेरा ये मानना है कि इन्फ्लेशन सॉफ्टन होना शुरू हो गया है। आपको नंबर्स में कुछ टाइम बाद दिखेगा। बाजार कितना प्राइस करता है वो इंपॉर्टेंट है। बाजार फ्यूचर फॉरवर्ड लुकिंग है। मुझे ये लगता है जो अगस्त से नंबर आएंगे, जो जुलाई के होंगे, उसमें इन्फ्लेशन में आपको सॉफ्टनिंग देखने को मिलेगी, थोड़ा बेस इफेक्ट भी होगा, और वो अगर देखने को मिलता है तब बाजार थोड़ा हो। तो अगले 30-40 दिन थोड़ा हमें केयरफुली नेविगेट करना चाहिए, और बहुत अच्छी अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लीजिए। और खाली अगर करेक्शन आ गया है तो जरूरी नहीं है कि वो चीज रीजनेबल हो गई है। प्राइस करेक्शन को बिजनेस परफॉर्मेंस से कंफ्यूज मत करें। तो नहीं गुरमीत जी, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? आज आप दूसरे वो शख्स हैं इस कार्यक्रम पे, इस मंच पे, जो कह रहे हैं कि बाकी भारत की स्थिति अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन और उसको कंट्रोल करना, और आई थिंक जो रीसेंट डिप है कमोडिटी प्राइसेस में, उसका सबसे सुखद अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट है वो भारत में ही है।
मैं बताऊं हर्षदा, आज मैं खुद बैठ के ना कुछ साइट्स पे जाके देख रहा था कि किस फंड का चुनाव करना चाहिए। पहले मैंने एसबीआई एक स्मॉल कैप फंड पे देखा, फिर मैं कुछ मिड कैप फंड्स को टटोलने लगा। और मुझे करना क्या चाहिए? अगर वाकई आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसे डालने की गुंजाइश है तो कहाँ पे फोकस करें अभी? 3-4 पॉकेट्स हैं जहाँ रिस्क रिवॉर्ड मुझे लगता है काफी फेवरेबल है। आप एग्जैक्ट बॉटम कभी नहीं पकड़ सकते, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ उतार चढ़ाव हर चीज का पार्ट है। चाहे वो स्पोर्ट्स है, आपका फॉर्म ऊपर नीचे होगा, चाहे आपका करियर है, प्रोफेशनल करियर है, चाहे मार्केट्स है। तो मार्केट्स में जो आप डाउन साइकिल में करते हैं, जो आप मंदी में करते हैं, वो आपके अप साइकिल का रिटर्न डिटरमाइन करता है। तो मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा एचडीएफसी से और बाकी बैंक्स का। मुझे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफी अच्छे लगते हैं। मैंने आईसीआईसीआई के कुछ नंबर्स पर गौर किया। पिछले 5 साल में उन्होंने अपनी पूरी बुक को ग्रैनुलर कर लिया है। जो 60% कॉर्पोरेट लोन बुक होती थी, आज वो लगभग 60-65% रिटेल लोन बुक हो गई है। तो जब रिटेल लोन बुक होती है तो फी इनकम भी बढ़ता है। तो बैंक का 3 इनकम होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, फी इनकम और ट्रेजरी इनकम। तो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम बहुत जोरदार रहा है। फी इनकम में काफी बढ़ोतरी हुई है। जो उन्होंने डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स करी है वो काफी पे ऑफ कर रही है। उसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जिन बैंक का कासा, करेंट टू सेविंग अकाउंट ज्यादा होता है, वो ज्यादा अच्छा करते हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स लो रहता है। आईसीआईसीआई बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड्स 3.70 है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे कम है। और लोन्स ज्यादातर लिंक्ड होते हैं रेपो से या एमसीएलआर से। मुझे कुछ आईटी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा मैं और कॉन्ट्रेरियन हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो आईटी पे आईटी सर्विसेज और ईआरडी, जो इंजीनियरिंग रिसर्च और डिजाइन सर्विसेज है, यहाँ पे ये मल्टी ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी अगले दशक में। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है जिसने बात की है कि जो भारत का शेयर है ईआरडी में, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डिजाइन, जो है वो 16 बिलियन से 58-60 बिलियन डॉलर हो सकता है अगले 8 से 10 साल में। तो ये एक लंबा ट्रेंड है। और काफी करेक्शन के बाद बहुत सारे स्टॉक्स बहुत रीजनेबल हो गए। 40% करेक्शन देखने को मिला हमें टेक महिंद्रा में या एचसीएल जैसे शेयरों में। वहां भी 35% के आसपास का करेक्शन है। लार्ज कैप स्टॉक्स में आप देखेंगे 25% का करेक्शन है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया। इस सब के बावजूद अगर आप 5 साल का बीएससी का आईटी इंडेक्स का रिटर्न निकालेंगे तो 23%। तो आपने खाली अगर आईटी इंडेक्स ले लिया होता 5 साल में तो आपने 23% का रिटर्न बनाया होता कंपाउंड। मुझे कुछ एपीआई और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग नेम्स अच्छे लग रहे हैं। फार्मा आउटसोर्सिंग मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और कुछ मुझे ऑटो अच्छा लग रहा है क्योंकि जो कमोडिटी प्राइसेस, एक तो पेंट अप डिमांड है, सप्लाई साइड इशू मुझे लगता है धीरे धीरे रिजॉल्व हो रहा है। नए मॉडल्स आ रहे हैं काफी सारे प्लेयर्स के, तो एक नया प्रोडक्ट साइकिल स्टार्ट हो रहा है टॉप प्लेयर्स का। और प्राइस हाइक हुए हैं तो वो डिस्काउंट सिस्टम में है नहीं, और प्राइस हाइक कुछ हद तक रिटेन होंगे। तो थोड़ा सा मुझे ऑटो भी अच्छा लगता है। टेक्नोलॉजी पर मैं इनफैक्ट आपका ट्वीट पढ़ भी रही थी। आपने कहा कि आईटी में एक बड़ा डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर साल में। आपने ईआरडी की बात की, लेकिन अब नॉर्मली आईटी में आप बेलवेदर्स को देखते हैं और फिर कुछ मिड कैप्स को देखते हैं। आज का एग्जांपल है माइंडट्री ने जिस तरह की कमेंट्री दी और जिस तरह के नंबर्स पेश किए हैं, उसके सामने एचसीएल टीसीएस में हमने देखा है क्या हुआ, और आज भी टीसीएस इन्फोसिस ड्रैग कर रहे हैं मार्केट को। ये बिग बॉयज वर्सेस द मिड कैप्स, किस तरह का आप वेटेज रखना चाहेंगे? क्या शायद ज्यादा वैल्यू इन मिड कैप्स में दिखाई देगी? क्या वो ज्यादा रेजिलिएंट होंगे इस मैक्रो हेडविंड वाली क्राइसिस में? मेरा ये मानना है कि आपको उनका क्लाइंट मिक्स और वर्टिकल मिक्स देखना चाहिए, भले वो लार्ज कैप हो या मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो या स्पेशलाइज्ड ईआरडी पे हो। अगर आप माइंडट्री की बात करें, क्योंकि उसके नतीजे आए, आपने देखा होगा कि उनका डील विन ऑल टाइम हाई है, $570 मिलियन का डील विन है। मैंने उनका बुक टू बिल देखा, वहां पे कुछ खास गिरावट नहीं दिखी, और वो 20% एबिटा मार्जिन अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। 19 समथिंग निकाला उन्होंने। बहुत कम मिड कैप आईटी कंपनीज हैं जो 20% एबिटा मार्जिन पे काम करती है। और उनका जो मिक्स है, अगर आप देखेंगे, जो उनका रिटेल और कम्युनिकेशन और ट्रैवल वाला वर्टिकल है, वहां थोड़ा सा सॉफ्टनेस आया। अदरवाइज बीएफएसआई में, हेल्थ केयर में, बाकी सेक्टर उनका अच्छा ग्रो हुआ है। और जो बकेटिंग करती है क्लाइंट्स, जो हम क्लाइंट माइनिंग बोलते हैं, 5 मिलियन वाला क्लाइंट, 10 मिलियन, तो वहां पे हमें अपटिक ठीक देखने को मिला। इसका मतलब अभी फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है डिमांड स्लोडाउन का। आप इन्फोसिस की अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे, आपको वो बात कर रहे हैं कि क्या नए एरिया
एरियाज हैं स्पेंड करने के, कैसे ये मल्टी ईयर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं जहाँ पे कोर आउटसोर्सिंग हो रही है। खाली इनफैक्ट एक बहुत अच्छे फंड मैनेजर ने बात बोली थी कि आईटी वर्टिकल नहीं रहा, हॉरिजॉन्टल हो गया है, हर सेगमेंट में आपके बिजनेस के। तो मुझे लगता है जो कंपनीज ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट ज्यादा कर रही है, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट ज्यादा कर रही है, डिजिटल स्पेंडिंग का पाई ज्यादा है, वहां पे आपको जो है सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो इन जनरल नॉर्मल आईटी सर्विसेज है, सैप है, सीआरएम है, जहां पे आपको डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा उनका आउटलुक है, जहां प्राइसिंग रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, वहां पे आपको थोड़ा सा वो देखने को मिलेगा। मैं सब निवेशकों को बोलूंगा ये बहुत अच्छा टाइम है एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने का। टाटा एलेक्सी की एक बहुत अच्छी एनुअल रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बात करी है कि वो कैसे कोर डिजाइनिंग और नए प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। टीसीएस की बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इन्वेस्टिंग इन इनोवेटिंग फॉर ग्रेटर फ्यूचर्स, उन्होंने उसका थीम रखा है। तो आप इसमें थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा ये खाली थीमेटिक या वन टाइम नहीं है, ये काफी मल्टी ईयर ट्रेंड है। बस थोड़ा सा आपको रीजनेबल वैल्यूएशन देना है। आप 60-70 का पी मल्टीपल देंगे तो डिसअपॉइंटमेंट होगा आपको, लेकिन अगर आप रीजनेबल वैल्यूएशन देंगे 15, 20, 25 टाइम्स का और वो साथ में ग्रोथ है अगर, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी भी रीजनेबल। ग्रोथ तो है लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन स्टॉक्स को इन लेवल्स पर लेने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और जैसे जैसे गुरमीत इनफैक्ट उल्लेख कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी में मौके हैं, बस आपको सही कंपनी पकड़नी है। निफ्टी